हमने पिछली क्लास में डिहाइड्रेशन किया था ना, जरा उस पर एक क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन? हाँ जी, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। किसका डिहाइड्रेशन सबसे फास्टर होगा? डिहाइड्रेशन एक एलिमिनेशन प्रोसेस है, राइट? और एलिमिनेशन में हमेशा हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं। अब इसमें से अगर वाटर निकल जाए तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, है ना। सेकेंड वाले में कॉन्जुगेशन आ जाएगा और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो डिहाइड्रेशन का ट्रेंड ये हुआ ना। तो जब कभी भी प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन देखना हो तो चेक करो उसे बनने वाले एल्कीन की स्टेबिलिटी। हाँ जी, रीजन समझ में आ गया ना। अब अगला ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ही। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन? अगर हमें कंडीशन ना दी हो तो हम डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटायन वाला फैक्टर देखते हैं। अब इसका अगर डिहाइड्रेशन हो तो हमें सेडजेफ एल्कीन ये वाला मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ भी सेडजेफ एल्कीन सेम मिलेगा, तो अब दोनों से एल्कीन तो सेम मिल रहा है। देन व्हाट विल बी चेक कि दोनों से कार्बोकेटायन किसका स्टेबल मिल रहा है। तो फर्स्ट वाले का टर्शरी कार्बोकेटायन मिल रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, इसका तो सबसे कम स्टेबल होगा, प्राइमरी है। सो डिहाइड्रेशन में पहले चेक करते हैं प्रोडक्ट एल्कीन की स्टेबिलिटी। अगर वो सेम बन रहा है तो हम उसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर आ जाते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ? जो लोग बाद में आए थे ये एग्जांपल भी देखें। इसका अल्कीन एरोमेटिक, इसके अल्कीन में कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगला देखते हैं ऑर्डर ऑफ एस्टेरिफिकेशन। तुम्हें याद होगा एस्टेरिफिकेशन में हम एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से वाटर निकलता है और ये एस्टर बन जाता है। यही क्या था हमने रिएक्शन। अब इसमें मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों के ऑर्डर ऑफ एस्टेरिफिकेशन, दोनों में से कौन सा एसिड या कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा इन एस्टेरिफिकेशन। ये है फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड। तो कौन सा एसिड एस्टेरिफिकेशन फास्टर करेगा? याद करो लास्ट क्लास में कुछ बताया था मैंने एस्टेरिफिकेशन में। ये आर जितना स्मॉलर हो, जितना इसका लेस प्लस आई हो, उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो सबसे छोटा ये फॉर्मिक एसिड है, इसका H है। उसके बाद इथाइल आ गया, एसिड तो सभी में कॉमन है। फिर ये प्रोपाइल आ गया और ये आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का प्लस साइज ज्यादा होता है। तो ये हो गई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन एस्टेरिफिकेशन।
और अल्कोहल होता मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो अल्कोहल में भी यही कहते हैं, सेम, स्मॉलर अल्कोहल, मोर एसिडिक अल्कोहल, मोर एसिडिक स्मॉलर अल्कोहल, क्योंकि इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है और ये बॉन्ड ब्रेक होना है, तो यहाँ भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही चलेगा। सो एस्टेरिफिकेशन में स्मॉलर अल्कोहल, स्मॉलर एसिड, मोर रिएक्टिव। संडे के टेस्ट में जो अल्कोहल का टेस्ट है उसमें यही जो यहाँ तक मैंने करवाया ना आज, ऑक्सीडेशन तक, वहां तक का रिएक्शंस आएंगे। और तुम्हारी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में फर्स्ट 50 क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड है। हाँ जी, आ गया सर में। इसके अलावा हमने कहा था एसिड के सारे डेरिवेटिव्स एस्टर बनाते हैं अगर हम उसकी रिएक्शन किससे करवाएं, अल्कोहल से, याद है? तो एसिड डेरिवेटिव में RCOZ, हाँ हाँ जी लिखिए, RCOZ, और ये अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, यहां से ये ग्रुप निकल रहा है और एस्टर बन रहा है, याद है? अल्कोहलिसिस और एस्टेरिफिकेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। तो अब हम ले रहे हैं एसिड डेरिवेटिव एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसीटेट एंड एसिटामाइड। ये मैंने ऑर्डर बताया था। एसिड डेरिवेटिव में जितना Z अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी रिएक्शन फास्टर होगी, जितना Z का डोनेटिंग इफेक्ट कम होगा उतनी रिएक्शन फास्टर होगी। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? एसिड हैलाइड, हेलोजन इज ए गुड लीविंग ग्रुप, फिर होते हैं एनहाइड्राइड, फिर होते हैं एस्टर, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होते हैं? अमाइड। ये अल्कोहलिसिस का ऑर्डर हो गया। एक बार एल्डिहाइड की कीटोन खत्म हो जाए ना तो तुम्हारे साइनॉप्सिस बुकलेट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कई ट्रेंड्स हैं, जैसे ना ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट टिप्स, उसमें पहला टिप यही है, वेरियस ट्रेंड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस ट्रेंड में सारे ऑर्डर वाले क्वेश्चन है। हाँ जी लिखिए ही। और अगला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद HCl, अल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCl, और अल्कोहल है हाँ जी, कुछ याद है? HCl के साथ रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन थी, ल्यूकास रिएजेंट, और वहां इंटरमीडिएट क्या बनता था? कार्बोकटायन। तो बस इसमें यही चेक करना है, जिसका कार्बोकटायन सबसे स्टेबल उसकी रिएक्शन सबसे फास्टर। बताओ इन तीनों में से सबसे स्टेबल कार्बोकटायन किसका है? सेकेंड वाले का, अलाइली का नहीं।
उसके बाद फर्स्ट और लास्ट वाला थर्ड। हाँ जी देखिए, नेक्स्ट लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद सोडियम। और ये है मेथनॉल, इथेनॉल, फिनॉल, इथेनोइक एसिड एंड इथाइल थायोल। मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद सोडियम में क्या चेक करना है, कौन सा बिहेवियर अल्कोहल का चेक करना है। सोडियम के साथ जब अल्कोहल फिनॉल एसिड की रिएक्शन होती है तो कौन सा बिहेवियर होता है इसमें, एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है। तो इसमें क्या चेक करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। सोडियम के साथ NaNH2 के साथ बेस के साथ जितनी भी रिएक्शन है उसमें तुम्हें चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और अब ये क्वेश्चन इजी हो जाता है, मोस्ट एसिडिक इनमें से कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी मोस्ट रिएक्टिव, आफ्टर दैट फिनॉल, फिनॉल के बाद थायोल, आफ्टर थायोल अल्कोहल में जो छोटा अल्कोहल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और लीस्ट रिएक्टिव यहाँ क्या हो गया, इथेनॉल। तो ये याद करना पड़ेगा कि जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं उसमें उस कंपाउंड का बिहेवियर क्या है। जैसे डिहाइड्रेशन था तो उसमें एल्कीन बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करना। सोडियम एसिडिफिकेशन है, उसमें ऑर्डर अलग तरीके से हमने चेक किया। यहाँ पर हमने क्या देखा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो जैसे हम रिएक्शन की एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस कर रहे थे ना, कि ये एसिडिक बिहेवियर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो वो हेडिंग याद होना चाहिए, उसके बाद ये ऑर्डर बता सकते हैं। आई थिंक अब पता चल गया होगा जब तुम रिवीजन करते हो तो क्या चीजों पे तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, अब फिनॉल पे कोई ग्रुप लगा दें तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक, लिख लिया पिछला, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक की जाती है। ये है फिनॉल, ये है सैलिसिल एल्डिहाइड ऑर्थो, this is meta and this one is para. So what will be order of reactivity? सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में सबसे पहले जो भी ग्रुप लगाया है ना उसका इफेक्ट चेक कर लो। जैसे यहाँ पर क्या है, -I है, -M है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। CHO ग्रुप कुछ इस तरह से लिखा जाता है ना, तो इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना। यहाँ पर सिर्फ -I, यहाँ -I -M, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंट्रामोलिकुलर नहीं है। तो अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हुआ, मोस्ट एसिडिक कौन हुआ, सेकेंड या लास्ट, पैरा वाला होगा ना। उसके बाद सेकेंड आएगा ऑर्थो, फिर आएगा मेटा और लास्ट में आएगा फिनॉल। मुझे बताओ ये समझ में आया। जब भी कभी -I -M इफेक्ट हो प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो ऑर्डर यही रहता है, मेटा ऑर्थो, सॉरी पैरा ऑर्थो मेटा एंड नॉर्मल। ठीक है, अब जरा क्रीसॉल लिख के देखना, क्रीसॉल किसको कहते हैं पहले, व्हाट आर क्रीसॉल, मिथाइल फिनॉल को क्रीसॉल कहते हैं, मिथाइल फिनॉल और क्रीसॉल। तो जरा सारे क्रीसॉल का ऑर्डर बताएं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो जरा, ऑर्थो मेटा पैरा नॉर्मल। क्रीसॉल सबसे पहले कौन आएगा,
मिथाइल ग्रुप जहां मर्जी कहीं लग जाए, उसका हमेशा कौन सा इफेक्ट होता है? डोनेटिंग इफेक्ट। और डोनेटिंग इफेक्ट हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं? कम। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा बना? नॉर्मल फिनॉल। तो बेस्ट तो नॉर्मल फिनॉल है। देखिए अब जरा बताओ, ऑर्थो मेटा पैरा में से फिनॉल के बाद कौन आएगा? अगर मिथाइल मेटा पे हो तो इसका एक ही डोनेटिंग इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन नहीं है ना, सिर्फ क्या है? माइनस आई। तो ये माइनस, सॉरी प्लस आई, ये प्लस आई इफेक्ट है, एक ही प्लस इफेक्ट है। तो फिनॉल के बाद सेकेंड नंबर पर कौन सा आया? मेटा मिथाइल फिनॉल या मेटा क्रीसॉल। लिखो पहला फिनॉल, ठीक है, मैं बोल रही हूँ वही लिख लो। फिनॉल के बाद नेक्स्ट नंबर पे आया मेटा मिथाइल फिनॉल, जिसको मेटा क्रीसॉल भी कहते हैं, बिकॉज मेटा पोजीशन पर एक ही प्लस इफेक्ट है और वो कौन सा है? प्लस आई। आफ्टर दैट इट इज पैरा क्रीसॉल, क्योंकि प्लस आई लोएस्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ गया। और लीस्ट एसिडिक कौन सा हुआ? ऑर्थो क्रीसॉल। प्लस आई सबसे ज्यादा और हाइपर कंजुगेशन तो एज इट इज है ही। सो तुम्हें जितने भी ग्रुप्स मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए थे ना एसिडिक स्ट्रेंथ में, वो जाके एक बार दोबारा से रीड करना उसको। सो अब तक हमने जो रिएक्शंस किए उनके कुछ ऑर्डर मैंने लिखवाए। एक अल्कोहल की सब्जेक्टिव एक्सरसाइज दी हुई है ना, प्लीज जरा कर लें, आंसर्स भी अपलोड हो चुके हैं। आज हम करेंगे अल्कोहल की नई रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। हाँ नोट कर लिया। सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा एक और क्वेश्चन देखा था मैंने, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? मेल्टिंग पॉइंट हमेशा पैरा का ही ज्यादा होता है क्योंकि पैकिंग बेटर होती है। बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसका ज्यादा और क्यों है? फर्स्ट का या सेकंड का? नो, सेकंड। और उसका रीजन देखो, सेकंड वाले में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, जबकि फर्स्ट वाले में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो ये अलोंग विद हाइड्रोजन बॉन्ड बॉयल हो जाएगा, इसको दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनका बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर वाले से तो कम ही होता है। डायपोल मोमेंट चेक करते हैं, पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये प्रायोरिटी पर है। इसके अंदर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं वाया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब हम बॉईल करते हैं तो हमें मॉलिक्यूल को सेपरेट करना पड़ता है ना, ये तो कनेक्टेड है आपस में दोनों तरफ से। लेकिन फर्स्ट वाले के अंदर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दो मॉलिक्यूल तो आपस में जुड़े हुए ही नहीं है, तो इनको सेपरेट करना इजी हो जाएगा। ये ऑर्डर समझ में आया? इसी तरह से अगर ये नाइट्रोफिनॉल्स हैं,
ये +1 में भी क्या होगा बॉन्डिंग में, ऑर्थो है और पैरा है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? पैरा का, क्योंकि यहाँ ऑर्थो में फिर से क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ऑर्थो में ही होती है और इसके अंदर इंटर है जिसमें मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। रादर ऑर्थो वाले को स्टीम वोलेटाइल कहते हैं, मतलब स्टीम से ही वेपोराइज हो जाता है। इस केस में तो डायपोल मोमेंट भी पैरा वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि ये दे रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, डायपोल ऐड हो जाएंगे, पैरा पर 180 डिग्री पर वेक्टर सम भी ज्यादा आएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में ऑक्सीडेशन पर हमेशा अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन ही निकलता है। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे ये दोनों H निकल जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जितने अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन ज्यादा उतनी ऑक्सीडेशन का ऑर्डर भी ज्यादा। या अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा इसके अराउंड डोनेटिंग ग्रुप जितने कम उतनी इसकी ऑक्सीडेशन फास्टर। तो सबसे ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा मेथनॉल, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे कम ऑक्सीडेशन टर्शियरी अल्कोहल का। क्योंकि ऑक्सीडेशन जब अल्कोहल का होगा ये वाला H और ये वाला H निकलेगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, ये कहीं ना कहीं इसमें एस्टेरिफिकेशन का भी रोल है। और जैसा भी हमने कहा एस्टेरिफिकेशन में भी छोटे अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ भी वही ऑर्डर है। पर अभी तो हम बात कर रहे हैं सिंपल अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन की। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्राइमरी में होते हैं, सबसे कम टर्शरी में होते हैं। टर्शरी में तो एक अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन पर इनका बिहेवियर क्या है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लें, ये ऑर्डर लिख लिया। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लें तो ऑक्सीडेशन पर वो क्या देंगे? कोई भी जनरल अल्कोहल ले लेते हैं, इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले ये H और ये H निकालेगा और ये क्या बना देगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बहुत जल्दी आगे ऑक्सीडाइज होते हैं और किसमें चेंज हो जाते हैं? एसिड में। इसके H के साथ एक ऑक्सीजन आ जाता है और एसिड में चेंज हो जाते हैं। सो इफ इट इज प्राइमरी अल्कोहल देन ऑन ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड स्टेज तक ये रुकता ही नहीं है, उसको रोकने के लिए हमें स्पेशल रिएजेंट लेने पड़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। सिंपल ये जो ग्रुप था ये वाला, ये पहले चेंज हुआ एल्डिहाइड में, फिर ये चेंज हुआ एसिड में विदाउट चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन। ये पहला ऑक्सीडेशन पता चल गया। ये है सेकेंडरी अल्कोहल। ये भी इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा, ये दोनों H निकलेंगे और ये बना देगा कीटोन।
बट कीटोन आगे इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हमें हीटिंग करनी पड़ेगी, हीटिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस बार जो ऑक्सीडेशन होगा उसमें ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमें लोअर एसिड मिलेंगे, दोनों ही पार्ट एसिड में चेंज हो जाएंगे, ये वाला 2 कार्बन वाला और ये सिंगल कार्बन वाला। सो यू विल गेट लोअर एसिड। तो अगर मान लो किसी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से सेम कार्बन वाला कीटोन मिल रहा है और लोअर एसिड मिल रहा है, इसका मतलब कि वो अल्कोहल क्या होने वाला है, सेकेंडरी अल्कोहल। जिस अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें सेम कार्बन वाला लास्ट तक एसिड मिला वो प्राइमरी अल्कोहल, नो चेंज इन कार्बन इन द प्रोडक्ट एसिड। लेकिन जिस अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कीटोन बना विद सेम कार्बन बट ऑन हीटिंग गिव लोअर एसिड, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है हमने, हीटिंग भी की है साथ में, मतलब ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा हीटिंग पर और इस सी के साथ OH आ जाएगा मीडियम का, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया उसका। ये दोनों स्टेप समझ में आए। अगर ये टर्शरी अल्कोहल होता तो पहले स्टेप में ही ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि इसके सी पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और हीटिंग भी करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ही बॉन्ड टूट जाएगा और हमें कीटोन ही लोअर मिलेंगे, पहले स्टेप में ही कार्बन कम हो गए। ठीक है, और आगे ऑक्सीडेशन होगा और भी लोअर एसिड मिल जाए। तो जिस अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से फर्स्ट स्टेप में ही कार्बन कम हो जाए तो वो टर्शरी अल्कोहल। जिस अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर पहले स्टेप में कार्बन सेम रहे पर आगे कम हो जाए वो सेकेंडरी। जिसके अंदर लास्ट तक सेम अल्कोहल रहे, सेम कार्बन रहे, वो प्राइमरी अल्कोहल। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है an alcohol of formula C4H10O C4H10O on oxidation give an acid C4H8O2 C4H8O2 on dehydration, ये A कर देते हैं, ये B कर देते हैं। On dehydration A give an alkene C. Hydration of alkene by water in presence of acid give another alcohol D
which resist oxidation. D and A are structural isomer. D and A are structural isomer. Identify all. Identify all. बताएं, बोर्ड का क्वेश्चन है. सोचें, ऑनलाइन स्टूडेंट भी. पहली लाइन से क्या पता चला कि ए प्राइमरी अल्कोहल है. अब 4 कार्बन वाले प्राइमरी अल्कोहल कौन कौन से हो सकते हैं? 1 या 2 मतलब 4 कार्बन वाले प्राइमरी अल्कोहल. एक तो ये वाला अल्कोहल है, प्राइमरी कार्बन से OH अटैच्ड. या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी तो प्राइमरी है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. ये ब्यूटाइल अल्कोहल है, ब्यूटाइल ग्रुप है, और ये आइसोब्यूटाइल है. इतना तो पता चल गया ना. अब इन्हीं दोनों से आगे की चीजें चेक करनी है. तो ये सारी रिएक्शन सीक्वेंस इन दोनों पे लगा के देखो, फिर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ए इन दोनों में से क्या है. ट्राई करो. पहला स्टेप तो समझ में आ गया ना. पहली लाइन विद सेम नंबर ऑफ एसिड, मतलब कि ए मस्ट बी अ प्राइमरी अल्कोहल. लिख के देखो इनकी आगे की सारी कंडीशन. ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल, इसका ऑक्सीडेशन ब्यूटेनोइक एसिड, इसके ऑक्सीडेशन से आइसोब्यूटाइलिक एसिड. इसकी डिहाइड्रेशन से टू ब्यूटीन. पता है ना, टू ब्यूटीन बनेगा. पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी और टू ब्यूटीन बन जाएगा. और इसके डिहाइड्रेशन से आइसोब्यूटीन. ये कौन सा था? ये ए था, ये बी था, एंड दिस वाज सी. अब अगला लास्ट स्टेप क्या था? इस सी का क्या किया था हमने? हाइड्रेशन. इसमें वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग किया था. इसका अगर हमें वाटर का एडिशन करवाते तो हमें ये कौन सा अल्कोहल मिला? ये टर्शरी अल्कोहल. और लास्ट में क्या हिंट दे रखा था? दिस डी रेजिस्ट ऑक्सीडेशन. जबकि ये तो रेजिस्ट करेगा नहीं, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन तक तो चला ही जाएगा ना. तो बताओ हमारी सीक्वेंस किसको जस्टिफाई कर रही है? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. समझ में आई? ये है रिएक्शन की एप्लीकेशन. इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखें तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वाया एस्टेरिफिकेशन होता है. कैसे? देखिए इधर कि जैसे मान लो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, एक्वस या एसिडिक केमिनोफोर या फिर क्रोमिक एसिड या फिर डाइक्रोमिक एसिड या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड. सो नॉर्मली हम इस तरह के रिएजेंट्स लेते हैं. जब हम एसिडिक केमिनोफोर लेते हैं या क्रोमेट लेते हैं तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर, ये क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला लिख रही हूं मैं पता ना, अल्कोहल जब इनऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन क्या थी? एस्टेरिफिकेशन थी. तो अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ होगा और ये OH बाहर निकल जाए. यही हुआ था एस्टेरिफिकेशन. तो जो अल्कोहल है
ये इस ऑक्सीजन के थ्रू इस सीआर पे अटैक करेगा, सॉरी और ये इसने क्रोमेट एस्टर बना दिया। अब ये क्रोमेट एस्टर बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि यहाँ क्रोमियम +6 स्टेट में खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये H जाके इस O पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए क्या बना ये RCH डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बन गया, ये OH ये OH, क्रोमिक से क्रोमस एसिड बन गया। मतलब +6 स्टेट से, ये +6 स्टेट से क्रोमियम +4 स्टेट में आ गया। तो क्रोमियम ने खुद को क्या किया, रिड्यूस, और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया एसिड में। और इस स्टेट में जैसे इनका कलर होता है रेड ऑरेंज और इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन। तो ये एक तरह का टेस्ट भी है कि जो क्रोमेट है उसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है जब ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। ये फर्स्ट स्टेप का ऑक्सीडेशन है। अब एल्डिहाइड आगे कैसे ऑक्सीडाइज होगा, पहले ये वाला स्टेप समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज वाया एस्टेरिफिकेशन। अल्कोहल ने एस्टेरिफाई किया क्रोमिक एसिड को। एस्टेरिफिकेशन में अल्कोहल का OH एसिड पर जाता है और एसिड के OH को बाहर निकाल देता है, यही करता है। तो यहाँ भी यही हुआ, O ने इस CR पे अटैक किया और OH और H बाहर निकल गए, ये क्रोमेट एस्टर बना। इस एस्टर में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट है तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पर और यहाँ से इधर, और इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, लोअर स्टेट में। ये रहा ना 2 हाइड्रोजन CH2। प्राइमरी अल्कोहल था, इसके अंदर यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अगर मीडियम एक्वस होता तो एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज हो जाता। मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज तक रुक जाए तो हम नॉन एक्वस मीडियम में ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो एक्वस मीडियम में क्या होता है कि आगे ऑक्सीडेशन हो, अभी बताती हूँ। सो इन एक्वस मीडियम एल्डिहाइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉन एक्वस मीडियम में होता तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज तक रोकी जा सकती थी, वो भी बताऊंगी कंडीशंस। देखिए यहाँ तक, सो लिसन। अब एक्वस मीडियम में ये रिवर्सिबल एडिशन CO पे वाटर का हुआ और ये डायोल बने। तो पता है डायोल स्टेबल नहीं होते इसलिए हमने रिवर्सिबल लगाया। तो मीडियम के अंदर एल्डिहाइड एक्वस मीडियम में डायोल के साथ तो इक्विलिब्रियम में रहता ही है। अब ये डायोल फिर से एक तरह के अल्कोहल है, इनका फिर एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। कोई भी एक OH ग्रुप अगर एस्टेरिफाई हुआ, जैसे ये एस्टेरिफाई हुआ, तो अब क्या होगा, RCH OH और ये O इस CR पे जाके सॉरी फिर एक एस्टर बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है जैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमने पहले किया था, पर डायोल बनने के बाद हुआ ना। 2 मिनट रुक जाए जरा। अब यहाँ फिर से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अब बताओ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो ये पार्ट किस में चेंज हो गया, एसिड में। और दूसरी तरफ फिर से वो क्रोमियम का क्या बन गया, क्रोमस एसिड, ब्लू ग्रीन। तो एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो गए ना वाया डायोल फॉर्मेशन। और तुम खुद सोच सकते हो, सुनना जरा, कि अगर ये एल्डिहाइड की जगह
कीटोन होता तो यहाँ कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता, आर होता तो यहीं रुक जाता है। फिर जब तक स्ट्रॉन्ग हीटिंग ना करते आगे रिएक्शन नहीं होती, होती भी तो क्या यहाँ से आर टूटता, तो एसिड में कार्बन का नंबर कम हो जाता ना। तो एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्योंकि वहां पर एक हाइड्रोजन है। लेकिन कीटोन दे रेजिस्ट ऑक्सीडेशन क्योंकि कीटोन में ये H है ही नहीं, आर है यहाँ पर, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये सेकेंड स्टेप समझ में आया कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं विच कैन फर्दर बी इजीली ऑक्सीडाइज बिकॉज ऑफ दिस अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं तो कीटोन बनाते हैं, और कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन स्लो होता है बिकॉज वहां कोई हाइड्रोजन नहीं है। और टर्शी अल्कोहल का तो पहला स्टेप ही वहीं रुक जाता है क्योंकि टर्शी में तो पहले स्टेप में ही हाइड्रोजन नहीं है। तो ये इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर का रीजन समझ में आया। तो डायोल का बनना जरूरी था ना, अगर डायोल ना बनते तो आगे ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। तो अब लिख सकते हो, ये तुम्हारी अपनी नॉलेज के लिए, जस्ट ये जानने के लिए कि बाई एल्डिहाइड्स आर रेडीली ऑक्सीडाइज्ड एंड स्पेशली इन एक्वस मीडियम। और अब समझ में भी आ गया होगा व्हाई कीटोन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, राइट? सो लिसन, तो हम क्या कह सकते थे? हाँ जी, पिछला हो गया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल rapidly change color of orange color of chromate to blue green. But tertiary alcohol do not change. तो ये प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट नहीं हो गया ये? तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी कहते हैं अल्कोहल का। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट ऑफ इथेनॉल। तुमने देखा होगा ये लिकर चेक करने के लिए कितना कंज्यूम किया है, वो एक पाउच सा होता है ना, वो कहते हैं इसमें ब्रेथ एक्सेल करो। तो जैसे ही वो ब्रेथ एक्सेल करेगा, अगर किसी ने अल्कोहल एक ज्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ है तो उसकी ब्रेथ के साथ अल्कोहल की वेपर्स भी आ जाएंगे। और वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में डाइक्रोमेट ही होता है, उसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। फिर वो पुलिस वाले पकड़ लेंगे कि हाँ इन्हें ज्यादा कंज्यूम किया हुआ है, कितनी देर पहले कंज्यूम किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही वो वेपर्स आएंगे ना। तो कहते हैं ना इतनी परसेंट से ज्यादा अगर कंज्यूम किया हो तो वो ऑफेंसिव माना जाता है। तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट इसी टेक्निक पर बेस्ड है, उसमें डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट होता है। Breath analyzer test is used to detect consumption of ethanol using acidic dichromate. हम केमेनोफोर यूज नहीं करते नॉर्मली एज ए टेस्टिंग, क्योंकि केमेनोफोर क्या करता है, अगर अनसैचुरेटेड कोई कंपाउंड है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, डबल बॉन्ड एल्कीन को भी ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो डाइक्रोमेट जो है स्पेसिफिक है, ये अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा, एल्कीन को इजीली ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो अगर ये दोनों ऑप्शन होते तो विल प्रेफर डाइक्रोमेट इंस्टेड ऑफ केमेनोफोर टू टेस्ट अल्कोहल, क्योंकि केमेनोफोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, काफी सारे कंपाउंड्स को इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है। पर अगर हमें चेंज करना हो, अल्कोहल से आगे एसिड बनाना हो, तो डाइक्रोमेट यूज किया जा सकता है, बट नॉट एज ए टेस्ट। सो क्लियर हुआ ये ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किस टेक्निक पर बेस्ड है? और इथेनॉल बीइंग प्राइमरी अल्कोहल, मिथेनॉल के बाद इसी का नंबर है, इसलिए बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और इमीडिएट कलर आ जाता है उसका ब्लू ग्रीन। ये समझ में आया सबको? तो अब हम लेते हैं कि अगर हम
प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, कीटोन का तो हम रोक सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन तक रोक सकते हैं, हीटिंग ना करें, ठीक है, माइल्ड कंडीशन लगा दें, कीटोन तक रोक सकता है, बट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक रोकना थोड़ा डिफिकल्ट है। और ये डिफिकल्टी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम डायोल अगर बनने ही ना दें तो वो एल्डिहाइड पर रुक जाएगा। सिर्फ पहला स्टेप ही करवा दें जहां अल्कोहल ग्रुप था। तो नॉन एक्वस मीडियम में अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते तो हम अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक पहुंचा सकते थे। तो नेक्स्ट लिखिए, इन नॉन एक्वस मीडियम, in non-aqueous medium, oxidation of primary alcohol can be stopped at aldehyde stage. ऐसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? Such mild oxidizing agents are पहला है पीसीसी, फुल फॉर्म है इसकी पिरिडीनियम, यहाँ पिरिडीन मीडियम हो गया ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसके लिए हम क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं, HCl लेते हैं और पिरिडीन लेते हैं। वाटर तो लिया ही हमने इसमें। तो अगर पीसीसी लिखा हो ना तो तुम अल्कोहल टू एल्डिहाइड बनाओ। हाँ, अगर एक्वस, एसिडिक, डाइक्रोमेट इस तरह से लिखा हो फिर तुम लास्ट तक ले जाओगे एसिड तक। दूसरा ऐसा ही रिएजेंट है, कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट, इसमें भी CrO3 एंड पिरिडीन है इन 1:2 रेशो, और मीडियम है डाइक्लोरोमीथेन। तो नॉन एक्वस मीडियम है यहाँ भी, इसका काम भी यही है। ये यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर मीडियम में वाटर नहीं है। ये भी ऑक्सीडाइज तो कर ही देता है अल्कोहल को। ये दोनों रिएजेंट लिख लिए। जैसे ये अल्कोहल है और ये CrO3 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो स्टेप या प्रोसेस ऑलमोस्ट वैसा ही है। ठीक है, और अगले स्टेप में फिर ये वही, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ये इलेक्ट्रॉन आगे गए, ये बन गया एल्डिहाइड, और ये लोअर स्टेट में आ गया +6 से +5 स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन हो गया ना, वाटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर आगे नहीं होगा क्योंकि आगे वाटर नहीं है, तो इसका डायोल नहीं बनना, डायल नहीं बनना तो आगे रिएक्शन नहीं होगी। मीडियम बनाने के लिए पिरिडी ले ही लिया। तो पीसीसी, कॉलिन्स रिएजेंट, ये अल्कोहल टू एल्डिहाइड कन्वर्जन के लिए, और डबल बॉन्ड पे भी अटैक नहीं करते।
ये एक तरह से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी हो रही है। देख लिया। इन दोनों के अलावा भी एक रिएजेंट है पीडीसी, ये है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसका भी काम वही है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। एक है डीएमएसओ, ये पहले भी किया था हमने, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। इसका भी इसी तरह से अटैक होता है। डीएमएसओ डाल के हीट कर दो, ये देखो यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये एल्डिहाइड बन गया और यहाँ लोन पेयर आ गए। ऐसे ही चले आगे। एक और तुम्हें ये मैकेनिज्म तो मैं याद रखने के लिए बता रही हूँ कि तुम्हें याद रहे कि हाँ इससे क्या चेंजेस हुए थे। मेन तो बस है हेडिंग याद रखना। और एक और रिएजेंट है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट होता है क्रोमिक एसिड इन एसीटोन, फिर वही नॉन एक्वस मीडियम हो गया। ये क्या करता है कि अगर किसी एल्डिहाइड में कॉन्जुगेशन है फिर तो ये उसी स्टेज तक रुक जाएगा। जैसे जोन्स रिएजेंट बेंजाइलिक अल्कोहल है तो उसको बेंजेल्डिहाइड तक ले जाएगा क्योंकि बेंजेल्डिहाइड में कॉन्जुगेशन है और ये थोड़ा सा स्टेबल है। लेकिन अगर ये नॉर्मल अल्कोहल होता तो जोन्स रिएजेंट से ये एसिड तक पहुंच सकता था क्योंकि ऐसे अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो कॉन्जुगेटेड अल्कोहल को एल्डिहाइड तक पहुंचाता है, कॉन्जुगेटेड प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, बट रेस्ट ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक ले जाएगा। इसको H2SO4 इन एसीटोन भी लिखते हैं या फिर CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन ऐसे भी लिखते हैं। तो ये थे एल्डिहाइड स्टेज तक रोकने वाले रिएजेंट। और ये सारे रिएजेंट के नाम याद रखने पड़ेंगे, पर ज्यादा पॉपुलर पहले दो हैं, पीसीसी एंड कॉलिंस। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इथेनॉल का एल्डिहाइड में होता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में बाय NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बायो वालों को पता होगा। और एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो NAD है ये अल्कोहल लेकर NADH पॉजिटिव इसमें चेंज हो जाएगा। NADH, तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है, हमारी बॉडी में इथेनॉल इसमें चेंज हो जाता है।
तो अगर हम अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को ध्यान से देखें तो ये वाला जो कार्बन है, अल्फा कार्बन है, वो ऑक्सीडाइज हुआ है, यही हुआ ना, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन निकल गया और ये ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो अल्कोहल में भी वही है, एल्डिहाइड में भी वही है ना। So on oxidation, alpha carbon of alcohol is oxidized. अगर हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर अल्कोहल की जगह थायोल होता तो सल्फर इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो खुद ऑक्सीजन ले लेता और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता, उसके अल्फा कार्बन पर कुछ भी नहीं होता। देखें जरा, ये लिख लिया ना सबने। सो ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल RSH, इसके ऑक्सीडेशन पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग सल्फर पर ऑक्सीजन आ जाएंगे, जितने मैक्सिमम आ सकते हैं। सल्फोनिक एसिड में चेंज हो गया, तुम देख रहे हो यहाँ तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। या फिर इसका H निकलने के बाद जो RS बना वो डबल हो जाएगा, डाइसल्फाइड बन गया ये, या सल्फोनिक एसिड। तो मेजर डिफरेंस क्या है अल्कोहल और थायोल में? अल्कोहल में अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, थायोल में सल्फर ऑक्सीडाइज होता है। सल्फर इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर का H निकल जाता है और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो ये होगा, और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो पहला वाला सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये अल्कोहल से एल्डिहाइड तक ही रुके और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ना लें, तो हम कोई ऐसा रिएजेंट लेंगे जो हाइड्रोजन के लिए जिसका अट्रैक्शन ज्यादा हो, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल है, ये हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेती हैं अपनी वेकेंट साइट्स के अंदर। सो अगर हम हीट करते हैं कॉपर के साथ तो डीहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। तो अगली रिएक्शन है डीहाइड्रोजिनेशन। ऑन हीटिंग विद कॉपर, प्लैटिनम, इनके साथ, ये प्राइमरी अल्कोहल है, कॉपर के साथ अराउंड 573 केल्विन पर हमने हीट किया तो इसके ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए और ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं कि आगे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो, तो यहां से भी आइडेंटिफाई हो सकता था ना। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेम यहाँ भी ये डीहाइड्रोजिनेशन, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ भी डीहाइड्रोजिनेशन होगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन। सो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के दो मेथड हो गए, एक तो नॉन एक्वस मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा ये हीटिंग विद ट्रांजिशन मेटल। अब सोचो टर्शरी होता तो क्या होता, उसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। यहां तक है क्या? अगर ये टर्शरी अल्कोहल है तो इसमें डीहाइड्रोजिनेशन की जगह डीहाइड्रेशन हो जाएगा, ये ऐसे अल्फा पोजीशन का की जगह बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन और ये OH निकल जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी अल्कीन।
तो अगर किसी अल्कोहल की हीटिंग के बाद एल्कीन प्रोडक्ट मिल रहा है तो स्ट्रेट अवे यू कैन से दैट इज अल्कोहल इज टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर डिस्टिंक्शन है इस रिएक्शन में, प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन और टर्शियरी से एल्कीन। यहां तक ये रिएक्शन क्लियर हुई सबको। अब आते हैं हम कि अगर हमें ROH से RH बनाना होता, मतलब उसका ऑक्सीजन निकालना होता, कहने का मतलब रिडक्शन कराना होता, तो क्या करते? तो नेक्स्ट लिखिए कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्केन, ROH टू RH। बताओ क्या क्या मेथड है? एक तो कर चुके हम, रेड फॉस्फोरस HI, वेरी गुड, रेड फॉस्फोरस HI जिसमें पहले आयोडाइड बनता है और ये आगे अल्केन में चेंज हो जाता है। आयोडीन एंड वाटर। तो मैं ये सारा स्टेप लिखने की बजाय एक साथ लिख सकते हो, अल्कोहल में 2HI, रेड फॉस्फोरस हीटिंग तो अल्केन बन गया, आयोडीन बन गई एंड वाटर, याद है? तो वाया आयोडाइड है ये रूट कि पहले OH की जगह I आ जाए, उसके बाद I निकल के H आ जाए। रेड फॉस्फोरस HI के साथ हीटिंग। दूसरा मेथड और भी इजी, कुछ आ रहा दिमाग में अल्कोहल से अल्केन बनाने के लिए? कुछ डिहाइड्रेशन वगैरह? डिहाइड्रेशन करके क्या बनता है? एल्कीन, और एल्कीन पे हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड कर दो, बन गया ना एल्केन। तो सेकंड मेथड लिखिए, ये वाला हो गया। हाँ, तो अगला मेथड है अल्कोहल टू एल्कीन एंड देन एल्कीन टू एल्केन। जैसे कि ये अल्कोहल लिया हमने और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन हो गया, उसके बाद निकल हाइड्रोजन डाल दिया, अल्केन बन गया। ठीक है, डिहाइड्रेशन करो अल्कीन बन जाएगा, हाइड्रोजनेशन करो, हाइड्रोजन ऐड करो, अल्केन बन जाएगा। अगला मेथड है कि अगर हम अल्कोहल का टोसाइलेशन करवा दें, तो साइल ग्रुप यहाँ ले आए और उसका रिडक्शन करवा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये OTS ग्रुप विच इज ए गुड लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह H आ जाएगा। कोई भी हाइड्राइड डोनर हो वो ये काम कर सकता था। सो ये 3 मेथड हैं जहां से अल्कोहल से अल्केन बना सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे। अल्कोहल से हैलाइड बनाओ, हैलाइड से ग्रेटनार्ड, ग्रेटनार्ड के बाद वाटर डाल दो तो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, अगर ये फिनॉल होता
तो फिनॉल में से ऑक्सीजन निकालने का तरीका क्या है? एक ही मेथड है उसका। हाँ जी, यहां तक हो गया सबका। अगर फिनॉल में हम जिंक पाउडर डालें, जिंक डस्ट डाल के हीट करें, पाउडर जिंक, तो ये जिंक की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी ज्यादा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देगा और रेस्ट इज बेंजीन। तो ये बेस्ट मेथड है और फिनॉल से बेंजीन बनाने का। ये रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। जिंक डस्ट, पाउडर जिंक है। फिनॉलिक OH हटाने का तरीका है। लेकिन अगर तुम इसमें निकल हाइड्रोजन डालते तब ये बेंजीन को रिड्यूस कर देता और ये बना देता साइक्लोहेक्सेनॉल। तो बेंजीन का रिडक्शन करवाना है या OH का रिडक्शन करवाना है, उसके अकॉर्डिंग रिएजेंट सेलेक्ट कर लो। जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, इस कार्बन पर जो अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन को पुल कर लेगा, मतलब इस बॉन्ड को वीक बना देगा। अगर जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और इस कार्बन के साथ ये H पॉजिटिव जो निकलेगा वो आ जाएगा और जिंक ऑक्सीजन को लेके जिंक ऑक्साइड। हाँ, इसका फिनॉल का ऑक्सीडेशन होने पर कुछ और ही कंपाउंड बनता है, बताऊंगी आगे। ऐसे कार्बन नहीं है ना, तो ऑक्सीडेशन पर अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी प्लीज, आई समझ में। अब आते हैं हम, फिनॉल एरोमेटिक है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली इसमें टिपिकल रिएक्शन कौन सी होने वाली है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बेंजीन रिंग पर होती है। तो नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of phenol। तुम सबको पता है फिनॉल में जब रेजोनेंस आती है तो ऑर्थोपैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्लस M effect of OH, phenol is orthopara directing and highly activating for electrophilic substitution reaction। फिनॉल से भी ज्यादा एक्टिवेटिंग फिनॉक्साइड आयन होगा ना। फिनॉक्साइड आयन में O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट और भी ज्यादा होगा।
it is even more activating. आगे की स्ट्रक्चर पता है ना कैसे बनाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? पैरा पर. So it keep on moving between ortho and para position. अब तो ग्रुप को देख के पता चल जाता है ना कि प्लस है माइनस है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग. और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और कई बार तो सारी ऑर्थो पैरा पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाते हैं, इतनी ज्यादा रिंग रिएक्टिव है. तो ऐसे ही एग्जाम्पल करते हैं हम. जैसे कि नाइट्रेशन है. क्या लेते हैं नाइट्रेशन में? मिक्सचर नाइट्रिक एसिड विद सल्फ्यूरिक एसिड, है ना. अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लें तो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है. मतलब रिंग इतनी एक्टिवेटेड है कि सारी ऑर्थोपैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो गया. Direct nitration with nitric acid and sulfuric acid give picric acid. तो अगर हमें सिंगल नाइट्रो लाना हो तो हम यहाँ क्या करते हैं? सिर्फ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की भी जरूरत नहीं पड़ती. ऑर्थो और ये पैरा. इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाएगा. Separated by steam distillation. तो मोनो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें माइल्ड कंडीशन करनी पड़ती है. This mixture can be separated by steam distillation, क्योंकि एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, दूसरे का ज्यादा है, और ये जो ऑर्थो वाला है इट इज स्टीम वोलेटाइल. ये स्टीम से वेपोराइज हो जाएगा, डिस्टिल करके सेपरेट कर लेंगे. इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये स्टीम से वेपोराइज नहीं होगा. सो दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन. ये रिएक्शन इतनी फास्ट है कि हाँ लिखिए आई कि अगर सपोज हम सैलिसिलिक एसिड भी लेते और उसका नाइट्रेशन करवाते कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो ऑर्थो पोजीशन का जो ग्रुप है वो भी रिमूव हो जाता और उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप ही आ जाता. मतलब ऑलरेडी अगर ये माइल्ड सा ग्रुप पड़ा हुआ है तो ये उसको निकाल सकता है. कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा विड्रॉइंग ग्रुप पड़ा हुआ है उसको निकाल देगा. इसको इप्सो कहते हैं, इप्सो रिएक्शन.
जिसमें कोई भी ग्रुप जो ऑर्थो पैरा पर है सब्स्टिट्यूशन पर अगर वो रिमूव हो जाए। इवन ये भी होता ना, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ये इप्सो रिएक्शन हो जाती। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इप्सो रिएक्शन। हाँ, अगर ये ग्रुप मेटा पे होता ना फिर ये रह जाता, क्योंकि ये रिएक्शन तो कहां पर होती है, ऑर्थो पैरा। बॉइलिंग पॉइंट किससे? ऑब्वियस है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो रहा है। डायपोल भी है, मॉलिक्यूलर मास भी एक फैक्टर होता है ना। डायपोल ज्यादा हो रहा है, कैंसिल तो नहीं होगा। ये ऐसे ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये दे रहा है। दोनों NO2 का, हाँ, जो मेटा पर है, हाँ, पर बाकी दोनों का तो रहेगा ना पहले वाले से। आई डाउट, क्योंकि NO2 का पोलैरिटी ज्यादा होती है आपस में। हाँ, 3 है बिल्कुल, हाँ। OH का रह जाएगा नेट, इसमें दोनों का रहेगा। अगला रिएक्शन है हेलोजिनेशन। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेवरेट एग्जामिनर का, कि अगर हम फिनॉल में, हाँ, अगर हम फिनॉल में ब्रोमीन डालें इन नॉन पोलर मीडियम और टेम्परेचर भी लो रखें, तो ऑर्थो और पैरा पर एक ब्रोमीन आ जाएगा। कोई लुईस एसिड नहीं डाला। रुक जाए एक मिनट, देखें जरा इस रिएक्शन को। लेकिन अगर हम फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं तो इमीडिएट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। तुम्हें पता है ब्रोमीन वाटर कलर्ड होता है, और इसमें सारी ब्रोमीन तीनों पोजीशन पर ऐड हो गई, ट्राइब्रोमोफिनॉल बना और प्रेसिपिटेट भी आ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये रिएक्शन टेस्ट ऑफ फिनॉल भी है। अल्कोहल में ब्रोमीन वाटर से ये चेंज नहीं आएगा, लेकिन फिनॉल में आएगा, कलर गायब हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन थे? कि ब्रोमीन वाटर में ये रिएक्शन इतनी फास्टर हो गई। क्या? मीडियम, ब्रोमीन फ्यूमिंग लिक्विड है ना, फ्यूम्स आती रहती हैं, तो उसको नॉन पोलर मीडियम में सॉल्युबल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में ये डिसॉल्व हो जाता है। नॉन पोलर मीडियम लेना है। सो एक्चुअली रिएक्शन को हमने स्लो कर दिया ताकि एक ही जगह पर ब्रोमीन आए, क्योंकि ब्रोमीन वाटर लेने पर पोलर मीडियम में, ब्रोमीन लेने पर तो सारे ऑर्थोपैरा पर ब्रोमीन आ जाए। सो व्हाट आर द रीजन फॉर द सेकेंड रिएक्शन? पहला रीजन रिएक्शन हो गया। पहला रीजन कि ब्रोमीन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है HOBr, और HOBr में ये इलेक्ट्रोफॉर्मेट
इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव अवेलेबल है, इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव इज प्रेजेंट, क्योंकि HOBr में ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर पता है इलेक्ट्रोफाइल इजीली अवेलेबल हो तो रिएक्शन फास्टर हो जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ Br पॉजिटिव बढ़ गई। अकेला ब्रोमीन होता तो वहां से Br इजीली नहीं बनता, पार्शियल चार्जेस ही रहते। नॉन पोलर मीडियम में चार्ज सेपरेशन आसानी से नहीं होता, पर यहाँ तो पूरा Br पॉजिटिव बन गया। अदर रीजन इन पोलर मीडियम, तुम्हें पता है फिनॉल जो है वाटर से तो ज्यादा एसिडिक है ना, सो इन एक्वस मीडियम फिनॉल डिसोसिएट to form phenoxide ion, which exert more plus M effect, which will exert more plus M effect. ज्यादा रिएक्टिव हो गया, सारी पोजीशन पर एक्टिवेट हो गया, and will activate all ortho para positions for electrophilic attack. एक बार ये जेई में क्वेश्चन आया था और उसमें ये लिख लिया ना, उसमें लिखा था कि फिनॉल में KBr और KBrO3 का मिक्सचर डाला एसिडिक मीडियम में, प्रोडक्ट क्या बना? तो एक्चुअली जो है हेलाइट, ये है हेलेट। हेलेट मतलब ब्रोमेट, आयोडेट, क्लोरेट ऐसे, और मीडियम एसिडिक हो तो ये हेलोजन देते हैं। इसकी रिएक्शन से हेलोजन बनेगा। तो एक तरह से ब्रोमीन वाटर ना लिख के ये मीडियम लिख दिया, मिल तो हमें ब्रोमीन वाटर ही गया ना, तो इसका आंसर था ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो इनऑर्गेनिक में ये रिएक्शन आती है तो उन्होंने इसको इस रेफरेंस की तरह देखा, KBrO3 हेलाइट, हेलेट, हेलोजन, हेलाइट, हेलेट गिव हेलोजन। मतलब अगर ये KCl KBrO3 एसिडिक मीडियम होता तो यहाँ क्लोरीन मिलती, क्लोरीन वाटर मिलता। तो ये ब्रोमीन वाटर जैसा ही केस था। ये पता चला। तब नहीं होती है रिएक्शन, मीडियम एसिडिक में ही होती है, क्योंकि अगर कोई हैलोजन बेस से रिएक्ट करे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, डिस्प्रपोर्शनेशन। ये इसकी रिवर्स हो जाती है। तो हम कहते हैं हैलोजन बेसिक मीडियम में हीटिंग पर हेलाइड और हेलेट वापस बना देता है, और प्रोडक्ट को अगर एसिडिक मीडियम किया जाए तो फिर इसमें चेंज हो जाता है, हेलोजन में चेंज हो जाता है। अब जैसे कि मान लो हमें कन्वर्जन करनी है कि फिनॉल से सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन बनानी होती, मतलब सारे ब्रोमीन मेटा पोजीशन पर लाने होते, तो कैसे करवाते? अभी जो रिएक्शन किया उनको यूज करते हुए बताएं। 2 स्टेप में हो जाएगा। हाँ, पहले ब्रोमीन वाटर डाल दें,
तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। और इसके बाद हमें OH ग्रुप हटाना है तो जिंक से हीट करते हैं। ठीक है, हेलोजन सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यहाँ हमने तीनों को मेटा पोजीशन पर ले आए। इसको सिमेट्रिकल कहते हैं क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ मेटा पर हैं। सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन फिनॉल से बना लिया। कनवप्रीत, अगर हम पहले जिंक डालेंगे बेंजीन बनेगा, और बेंजीन में ब्रोमीन डालेंगे तो ऑर्थो पैरा पर आएगा ना, क्योंकि अगर ये ग्रुप हट गया और पहला ब्रोमीन आया तो दूसरे ब्रोमीन को ऑर्थो पैरा पर डायरेक्ट करेगा ना, तो वो मेथड नहीं है, रिवर्स नहीं कर सकते हम सीक्वेंस को। नहीं, रेड फास्फोरस है क्योंकि इसकी जगह आई आता ही नहीं है। फिनॉल HCl से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि कार्बोकेटायन तो बनेगा ही नहीं ना। तो OH ग्रुप का निकलना मुश्किल है क्योंकि CO बॉन्ड रेजोनेंस में है, इसीलिए PCl5 वगैरह के साथ भी बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। यहां तक आया समझ में? अब हम कहते हैं फिनॉल इज हाईली एक्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पर इसमें फिडल क्राफ्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? बहुत ही स्लो है। फ्रीडल क्राफ्ट reaction is very slow in phenol। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? फिनॉल फ्रीडल क्राफ्ट में हम AlCl3 लेते हैं और AlCl3 फिनॉल के ऑक्सीजन के साथ डोनर बॉन्ड बना लेता है, और ऐसा करते ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका डोनेटिंग इफेक्ट खत्म, विड्रॉइंग हो जाएगा। और विड्रॉइंग ग्रुप में फिडल क्राफ्ट नहीं होती, तो इसका रीजन है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद AlCl3। ऐसा ही एनिलीन के साथ भी होता है क्योंकि एनिलीन का लोन पेयर भी AlCl3 ले लेता है। छोटा ग्रुप है ना OH, क्राउडिंग है नहीं, तो सीधा AlCl3 यहाँ पर आएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और N पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप लगेगा तो वो पुलिंग ग्रुप है, और पुलिंग ग्रुप क्या करते हैं? रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। तो इतना हाईली एक्टिवेटेड होने के बाद भी फ्रीडल क्राफ्ट फिनॉल में क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि AlCl3 फिनॉल के ओस के साथ ट्रैप हो गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आते ही ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, और डीएक्टिवेटेड रिंग अगर ज्यादा हो तो उस पर फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होती, वैसे ही स्लो है ये। बट फिनॉक्साइड आयन में हो जाएगी। देखें इधर, अगर मान लो ये फिनॉक्साइड आयन है, अगर AlCl3 इसके साथ बॉन्डेड हो भी जाए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएगा, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल हो जाएगा, लोन पेयर तो अभी भी रहेंगे उसमें। अब इसका तो डोनेटिंग इफेक्ट है ही, अब ये R को ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट कर देगा, और आगे इसका एसिडिफिकेशन करवा दो तो ये फिर से फिनॉल बन जाएगा। तो फिनॉक्साइड आयन में फ्रीडल क्राफ्ट हो जाती है, मतलब अगर तुम फिनॉल में NaOH डाल दो और उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट करवाओ तब हो जाएगी, पर डायरेक्ट फिनॉल में सीधा AlCl3 डाल दो फिर नहीं होगी। ऑर्थो आइसोमर, इस तरह से पैरा बना ना, ऐसे ही ऑर्थो भी बनेगा।
फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी टिपिकल है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, पूछी जाती है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है रिएक्शन। बाकी की सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन एक है वो है कॉल्स श्मिट, SCHMIDT, श्मिट रिएक्शन, कॉल श्मिट रिएक्शन। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। इसमें फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनता है। एक और रिएक्शन में बनाया था ना, कौन सी थी वो नेम रिएक्शन? RTR। RTR में बना था, CCl4 के साथ इस कॉल श्मिट में भी बनता है। इसकी मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिनॉल की रिएक्शन खत्म हो जाएगी, इसीलिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी कर लो तो इकट्ठा हो जाएगा। ये ईथर की बहुत कम रिएक्शन, एक क्लास का है ईथर, तभी तो ईथर इतनी सारी रिएक्शन में एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। सॉल्वेंट वही है ना जो रिएक्शन ना करे, जस्ट मीडियम का काम करे, तो ईथर इसीलिए मीडियम का काम करता है, बहुत कम रिएक्शन है उसकी। सो अब ऑब्जेक्टिव की जो एक्सरसाइज है अगले और 20 क्वेश्चन और कर लेना, ठीक है? फर्स्ट 70 क्वेश्चन तक कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, पर प्रैक्टिस करने से ही ऑर्गेनिक आएगी, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। और सब्जेक्टिव एक्सरसाइज जो तुम्हें दी थी वो भी कर लेना, अब हो जाएंगी सारी, बड़े सिंपल सिंपल से उसमें रिएक्शंस हैं। मेन रिएक्शन अल्फिनॉल की यही है, इसके बाद वाली रिएक्शन है वो कंपटीशन में जैसे इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस तरह से होंगे। और मेडिकल का कंपटीशन कितना टफ है तुम्हें पता चल ही गया होगा, मतलब 99.9 जो परसेंटेज है उसमें 3000 तक रैंक है, मतलब 99.97 है, 3 है, इवन वहां उसके भी आगे 7 डिजिट तक दे रखे हैं डेसिमल के बाद, उसमें डिफरेंस आता जाएगा, रैंक पे डिफरेंस आ जाएगा। तो 700 वाले का टॉप 100 में 700 का, और आई थिंक 715 जिसका है स्कोर उसका जाके 20 रैंक समथिंग 720 में से। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन भी आपका गया तो कहाँ रैंक से कहाँ पहुंच गए। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, एफर्ट, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पर आने वालों के आते भी तो हैं। परफेक्शन तो तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। मैं रोज तुम्हें हर क्लास में एक ही स्पीच देती हूँ, क्वेश्चन करो ऑर्गेनिक के, ये महीना लगा दो, बाद में बहुत कंफर्टेबल रहोगे। अभी चल रही है ऑर्गेनिक, उस टाइम पर प्रैक्टिस करने पर उसका इफेक्ट 100 टाइम होगा। अगर अभी छोड़ के तुम सोचोगे बाद में कर लेंगे तो सब जीरो, कुछ नहीं होगा बाद में। वॉर्न करती हूँ मैं हर क्लास में, असर होता है नहीं होता आई डोंट नो। तो अगली क्लास में मिलेंगे फिर, और संडे के टेस्ट की तैयारी प्लीज कर लें, इसीलिए मैंने पार्ट टेस्ट लेती हूँ। ऑर्गेनिक के तुम्हारे हमेशा एक टॉपिक पूरा होने के बाद ही टेस्ट लेती है, एटलीस्ट उसका तो पता चले, पर जो टेस्ट हो जाता है उसकी जो मिस्टेक्स है वो उसी टाइम जानो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ क्या सोच के आंसर लिखा था और क्या होना चाहिए था, ठीक है ना? और तुम्हारी जो ये नई बुकलेट मिली है इसमें तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के काफी दिए हुए हैं। पहले टॉपिक है, उसके बाद नीचे उसके टाइप ऑफ है। इसमें देखो एसिडिक वाला जो ऑर्डर है ना, वहाँ सारे एसिड जितने भी पूरी ऑर्गेनिक में एसिड है ना उन सब के ऑर्डर आ जाएंगे। तो बाद में तो हमें कंपैरेटिव पता होना चाहिए ना, वहाँ 4 ऑप्शन में अलग अलग फंक्शन ग्रुप दे देंगे। जब हम एक टॉपिक करते हैं ना तो हमें आइडिया होता है इसकी ज्यादा एसिडिक होगा दूसरा एसिडिक। जब सारा पूरी ऑर्गेनिक आती है ना फिर हमें अलग अलग जगह दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक के बाद उन चीजों को कर लेना, इंपॉर्टेंट टिप्स वाले, ठीक है?